नमस्कार दोस्तों, आप सभी के शरीफ और यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 16 अक्टूबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस वीडियो होगा। ये सबसे सुबह सुबह 8 बजे में मैं अपलोड करता हूँ। क्या तो आपके लिए आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो अपलोड करता हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी का अपलोड कर दिया। अब न्यूज़पेपर बना रहा हूँ, इसके बाद ज्योग्राफी एनसीईआरटी बनाऊँगा आपके लिए। उसके बाद से समय मिला तो एक और वीडियो डालूंगा आपका गाइडेंस का रिलेटेड। बहुत दिन से बच्चे बोल रहे हैं कितना कंटेंट मैं देता हूं, लेकिन आपको भी तो मेहनत करना चाहिए अपनी तरफ से। साल भर पढ़ना पड़ेगा, साल भर का प्रोसेस होगा बीपीएससी अगर ढंग से देना चाहते हैं तो। ऐसा नहीं होगा कि पीटी के 2 महीने पढ़ लो पीटी हो जाएगा, मेंस के 2 महीने पढ़ लो मेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो इस भ्रम से निकल जाइए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। इजराइल रेडीज फॉर अटैक एज मिलियन पीपल एवैक्यूएट। देखिए, जो गाजा पट्टी का इलाका है वहाँ से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं और उनको कुछ समय का दिया गया है अंतराल कि आप निकल जाइए वहाँ से छोड़ छाड़ कर सब कुछ। और इजराइल अटैक करने की कोशिश कर रहा है। अब कहाँ पर? तो गाजा पट्टी में ज़मीनी लड़ाई। गाजा पट्टी में ज़मीनी लड़ाई क्यों मुश्किल है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि दुनिया का तीसरा सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो गाजा पट्टी है। यहाँ पर छोटे से इलाके में 10 से 15 लाख लोग रहते हैं और यहाँ पर ज़मीनी लड़ाई काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हमास ने बहुत सारे सुरंग का निर्माण किया हुआ है और उस सुरंगों के माध्यम से अटैक करते हैं। सुरंगों को तोड़ने के लिए इजराइल बमबारी कर रहा है, वहाँ पर बार बार मिसाइल अटैक कर रहा है। ये सब कुछ चल रहा है, आपको पता ही है। लेकिन इन सब में पिस कौन रहा है? तो सामान्य और मासूम वो लोग जिनका इन सब से कोई लेना देना नहीं होता, वो मासूम बच्चे छोटे से जिनका कोई लेना देना नहीं होता, उन्हीं का नुकसान हो रहा है। खैर चलिए इस चीज़ से आगे बढ़ते हैं। तो रोज़ चर्चा में है। आज या कल मैं आपको स्टडी फॉर ज्ञान जो चैनल है अपना दूसरा, जिस पर आईआर वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, स्टडी फॉर ज्ञान, उसका आपको लिंक मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पर हम लोग भारत और इजराइल के संबंध को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि न्यू इन्वेस्टमेंट स्लोड अगेन इन क्वार्टर सेकेंड 2023-24। सर्वे में बताया गया है कि हमारे देश से जो निवेश आता है, निवेश वो स्लो हो गया है दूसरे क्वार्टर में फिर से 2023-24 ईस्वी में। तो इसके पीछे के देखेंगे कौन कौन से रीजन है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट इन द जुलाई टू सितंबर क्वार्टर, 10 सितंबर क्वार्टर 2023-24 6.9 लाख करोड़ का है। 13% कम आया है। 13% कम आया है निवेश पिछले साल की तुलना में। 13% का कम निवेश आया है। कितना? तो 13% का कम निवेश आया है। ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको, आंकड़े नहीं ध्यान में रखना। अब सुनिएगा मेरी बातों को, आंकड़े नहीं ध्यान में रखना है, पैटर्न को ध्यान में रखना है। जैसे क्या पूछता है, अगर आपने देखा होगा कि लगातार पिछले 5 सालों में इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहा है, तो आप बोले गलत है। लगातार वाले मैक्सिमम स्टेटमेंट गलत होते हैं। लगातार पिछले 5 वर्षों में निवेश गिरता ही रहा है, तो आप बोलेंगे गलत है। पिछले इकोनॉमिक ईयर में लगातार निवेश बढ़ता रहा है, तो आप बोलेंगे कि ये गलत है। एक क्वार्टर था जिसमें कम हो गया था। ओके, अब इसके पीछे के ज़रा कारणों को हम लोग देख लेते हैं। क्या कारण है कि ये निवेश गिर गए हैं, निवेश कम हो गया है, या और कौन कौन सी चीज़ें होती है? देखिए, बहुत सारी फैक्टर होते हैं जिसके आधार पर निवेश बढ़ेगा या कम होगा, इसको देखा जाता है। जैसे जो यूएसए की गवर्नमेंट है, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, वो अपने यहाँ अगर जो चार्जेज हैं, जो मौद्रिक नीति है, उसको अगर टाइट करती है या लूज करती है, तो उससे भी पूरी दुनिया भर के निवेश पर फर्क पड़ता है। इसके अलावा देश में राजनीतिक प्रणाली कैसी है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, देश में बिजनेस का माहौल कैसा है, देश में कानून का राज है कि नहीं। जो कानून का राज होता है वो निवेश को कहीं ना कहीं बढ़ाता है। देश में भ्रष्टाचार तो नहीं है। देश में व्यापार करना कितना सुगम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कि नहीं उस देश में। इस चीज़ों के आधार पर निवेश बढ़ता है और कम हो जाता है। कई बार वैश्विक मंदी भी है, वो निवेश के बढ़ने और कम होने के पीछे काम करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि डिटेल में ये सब चीज़ें कई बार टर्मिनोलॉजी के रूप में पूछ ली जाती हैं कि ये बताइए कि भारत में निवेश के गिरने के क्या कारण हो सकते हैं और उसको सही करने का क्या रास्ता हो सकता है या क्या उपाय हो सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से कारण। भारत में निवेश की चुनौती और उसके जोखिमों को जरा ध्यान से देखते हैं। मुद्रास्फीति एक बड़ा फैक्टर के रूप में आता है कि मुद्रास्फीति का बढ़ता दबाव एक अल्प जोखिम उत्पन्न करता है, अल्पकालिक जोखिम उत्पन्न, जिससे भारत जैसे उभरते बाजार में सख्त मौद्रिक नीति वगैरह की और संपत्ति की दरें, कीमतें, मुद्रा का मूल्यह्रास स्थिति देखी जाती है। यानी कि भारत में जो मुद्रा है, अपना जो इंडियन करेंसी है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, मुद्रास्फीति बनती रहती है। मुद्रास्फीति का तात्पर्य सामान्य अर्थ होता है महंगाई, जिसके कारण भी निवेश हमारे प्रोत्साहित और हतोत्साहित होते रहते हैं। ओके, अगला कौन सा है? भू राजनीतिक जोखिम। जियोपॉलिटिकल जोखिम जो है ये बना ही रहता है देश में, और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के परिणाम स्वरूप व्यापार युद्ध यानी कि ट्रेड वॉर की बात कर रहा है, प्रतिबंध, संघर्ष या साइबर हमले हो सकते हैं, जिससे व्यापार प्रवाह, आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा सुरक्षा और बाजार की धारणा प्रभावित होती है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं समझ जाएंगे। अब जैसे अभी कहाँ पर हुआ है,
मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, संघर्ष शुरू हो गया है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष शुरू हो गया, कहाँ पर, तो इजराइल फिलिस्तीन वगैरह में। अब इसके कारण से क्या होगा, धीरे धीरे आप देखेंगे कि तेल वगैरह महंगे हो जाएंगे, निवेश जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। क्या पता इसका प्रभाव कल को और भी जगहों पर फैल जाए। तो इसके कारण से निवेश, पूरी दुनिया का बाजार तंत्र, अर्थतंत्र जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है। कहीं पर कोई छींकता है तो शेयर बाजार गिर जाता है। आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसी से निवेश वगैरह खूब सारे प्रभावित होते हैं। यानी कि जियोपॉलिटिक्स जो है वो भी निवेश में, इन्वेस्टमेंट में एक फैक्टर होता है। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, कोविड-19 महामारी की वजह से उस समय आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान हो गया था। अब मान लीजिए कल को ये जो युद्ध है ये कहीं और स्तर तक चला जाएगा। जैसे रूस और यूक्रेन का आप ले सकते हैं। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध था ये कहीं ना कहीं क्या किया, सप्लाई चेन को प्रभावित किया, जिसके कारण से क्या हो गया, पूरे दुनिया भर में महंगाई बढ़ गई थी, पूरे दुनिया भर में फूड के शॉर्टेज हो गए थे, खाद्य संकट उत्पन्न हो गया था। और ये जो फैक्टर होता है, यानी कि सप्लाई चेन जो होता है, ये अगर बिगड़ता है तो इससे भी क्या होता है, कहीं ना कहीं निवेश जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगला कौन सा, जलवायु परिवर्तन के कारण भी कई बार निवेश प्रभावित होते हैं। जलवायु परिवर्तन बुनियादी ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य और जैव विविधता के लिए भौतिक जोखिम उत्पन्न करता है। साथ ही ऊर्जा स्रोतों, उद्योगों, नियमों और नीतियों के लिए संक्रमण जोखिम भी प्रस्तुत करता है। इन जोखिमों का भारत में निवेश पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ और क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था ये सब चीज़ें कि क्या होती हैं। देखिए एक बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, देश में कानून का राज है कि नहीं है, देश में व्यापार करने को लेकर कैसी सुगमता है, व्यापार की सुगमता कैसी है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा होता है कि भाई इस देश में भ्रष्टाचार की कैसी स्थिति है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि इस देश में व्यापारी कितना सुरक्षित होते हैं, इस देश का बैंकिंग सिस्टम सही से काम करता है कि नहीं। ये सब बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं। उसके अलावा क्या होता है, सबसे बड़ा फैक्टर कि बाजार है कि नहीं। पता चला हमने भारत में अपना फैक्ट्री तो लगा लिया, लेकिन भारत सरकार बोल रही कि आप हमारे यहाँ जो चीज़ें बनाओगे वो चीन को नहीं बेचोगे, तो भारत में फिर क्यों फैक्ट्री लगाएगा। ये सब बातें मैं क्या बता रहा हूँ, ये सब भी फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, निवेश को प्रभावित करते हैं, इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करते हैं। ओके, अगला न्यूज़ देखते हैं क्या। देखिए इस न्यूज़ को ज़रा ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि IOC amends ओलंपिक चार्टर टू स्ट्रेंथन इट्स ह्यूमन राइट कमिटमेंट। ओके, जो मानव अधिकार को लेकर इंटरनेशनल ओलंपिक ओलंपिक क्यों चर्चा में है। कल मोदी जी ने बोला है, मोदी जी ने क्या बोला कि 2036 ईस्वी का हम ओलंपिक हो सकता है कि होस्ट करें, तो इसलिए भी चर्चा में है। ये आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, ये भाई साहब लोग ये बोल रहे हैं कि हम मानव अधिकार को लेकर जो चीज़ें हैं उसको और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो खेल का कौन करेगा। आप अगर मानवाधिकार पर ध्यान दोगे तो खेल पर कौन देगा। चलिए देखते हैं। उसके बाद अभिनव बिंद्रा, इनका नाम तो जानते ही होंगे, गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने शूटिंग में। बिंद्रा होप्स इंडिया गेट्स होस्ट ओलंपिक इन नियर फ्यूचर। और मोदी जी ने भी बोला कि 2036 का ओलंपिक होस्ट करने का हम पूरी कोशिश करेंगे कि 2036 ईस्वी में ओलंपिक कहाँ पर हो, तो भारत में हो, ये ध्यान में रखिएगा। तो ओलंपिक के जो कमेटी है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते, कब स्थापित हुआ, क्या काम करती है, जिससे पीटी में अगर पूछा जाता तो हम जवाब दे पाएँ। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि यह एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करती है ये। पहला चीज़ तो ये हो गया। और आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा वो पूछा जाए, ध्यान से सुनिएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत में ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करने के सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं भारत में ओलंपिक को होस्ट करने के सामने। क्या भारत को ओलंपिक होस्ट करना चाहिए, इतना भारी भरकम पैसा खर्चा करके इतना बड़ा स्पोर्ट का जो क्या बोलते उत्सव होता है उसको करना चाहिए भारत में। हमारी प्रायोरिटी क्या और कुछ नहीं होना चाहिए। मैं सवाल बता रहा हूँ आपको, सवाल जो पूछ सकता है कि क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, क्या प्रासंगिक होगा कि भारत में ओलंपिक को होस्ट किया जाए। ओके, दूसरा ये पूछ सकता है कि भारत में ओलंपिक को होस्ट करने से क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ओके, क्या ये लाभ पहुंचा सकता है हमारे इकोनॉमी को। जैसे अभी इंडिया में वर्ल्ड कप का क्रिकेट का हो रहा है, तो उसके कारण से हमारी इकोनॉमी को थोड़ा बहुत तो लाभ पहुंचेगा ही। बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे, पर्यटन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या क्या इसके लाभ हो सकते हैं, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं भारत में ओलंपिक जैसे बहुत बड़े स्तर के खेल को। ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा खेल का एक क्या बोलते हैं उसको, उत्सव होता है, उसको होस्ट करना आसान नहीं होता है। ओके, तो 2036 में अगर हम होस्ट करेंगे तो कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी ये आप ध्यान रखिएगा, और उसका समाधान भी, और क्या फ़ायदा हो सकता है ये भी।
इसका गठन 23 जून 1894 ईस्वी को किया गया। 1894 कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई 1894 में। बहुत साल पहले इसकी स्थापना हो गई थी। यह ओलंपिक आंदोलन का सर्वोच्च अधिकार है, मतलब कि सर्वेसर्वा जो ओलंपिक का होता है वो यही देखरेख करता है। आईओसी बहुत पावरफुल बॉडी है क्योंकि किसी के अंदर नहीं आती है यह ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करता है, सभी संबद्ध सदस्य संगठनों का समर्थन करता है और उचित तरीकों से ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देने का काम कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी करता है। इसके बारे में इतना ही ध्यान रखिए, ये गैर लाभकारी है, यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये क्या है? एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, किसी गवर्नमेंट, किसी यूएन, किसी के तहत नहीं आती है ये। ओके, ये चीज़ ध्यान रहेगा आपको। अगले टॉपिक पर चले, अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये एक वॉर से संबंधित है, एक युद्ध से संबंधित है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो न्यूज़पेपर का मैं पीडीएफ नहीं देता हूं, लेकिन जो न्यूज़पेपर एनालिसिस का मैं टॉपिक बताता हूं उसका पीडीएफ मैं देता हूं। उस पीडीएफ के लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा 199 पर मंथ के हिसाब से। आप यहाँ पर यूट्यूब पर देखिए ज्वाइन बटन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, हम अपने पेड ग्रुप में आपको शामिल कर देंगे और वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ मिलने से ये होता है कि आप निश्चिंतता के साथ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नोट्स बनाने का टेंशन आपको नहीं रहता है। अजरबैजान प्रेसिडेंट रेज नेशनल फ्लैग इन कारबाख कैपिटल। देखिए नागर्नो कराबाख ये एक इलाका है, अभी मैं मैप में दिखाऊंगा। ये नागर्नो कराबाख का एक इलाका था जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में विवादित क्षेत्र था। जैसे कश्मीर को पाकिस्तानी लोग बोल देते विवादित क्षेत्र, लेकिन है तो हमारा ही क्षेत्र वो। तो उसको लेकर विवाद था। आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध हो गया। अजरबैजान ने आर्मेनिया को बिल्कुल धूल चटा दी और आर्मेनिया जो है वो भयानक तरीके से युद्ध हार गया। नागर्नो कराबाख पर किसका संपूर्ण अधिकार हो गया? अब अजरबैजान का हो गया। तो अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं जो वहाँ पर जाकर अपने झंडे को चूम रहे वगैरह वगैरह। अजरबैजान के बारे में आपको कुछ बता दूंगा, उसका मैप दिखा दूंगा मैं आपको। और आर्मेनिया की राजधानी कहाँ है? येरेवान। आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। क्या है राजधानी? बाकू। और ये बाकू कहाँ है? तो कैस्पियन सागर, जो दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, उसके तट पर स्थित एकमात्र राजधानी है वो है बाकू। अजरबैजान की राजधानी बाकू, ये भी ध्यान में रहेगा। एक चीज़ और सुनिएगा, क्या? तो देखिए अजरबैजान एक मुस्लिम देश है, सुन्नी देश है, सुन्नी बहुल मुस्लिम देश है। तो जब युद्ध हुआ और आर्मेनिया जो है ये ईसाई कंट्री है, आर्मेनिया रूस का हमेशा से सहयोगी रहा है, रूस का सहयोगी रहा है और आर्मेनिया के भारत के साथ भी अच्छे रिलेशन रहे हैं। लेकिन अजरबैजान के भी भारत के साथ रिलेशन रहे हैं, सही तो रहा है, कोई ख़राब नहीं रहा है। और अजरबैजान में भारतीय फिल्म को लोग बहुत पसंद करते हैं। ओके, अजरबैजान को बैक किया दो देशों ने, तुर्की, उसके अलावा पाकिस्तान ने, और हथियार, पैसा, हर दृष्टिकोण से मदद किया। पाकिस्तान के खुद के खाने के लिए है नहीं, लेकिन इनको बैक किया उन्होंने, ठीक है। और आर्मेनिया को बैक करने में वाले बहुत कम देश थे, लेकिन भारत सरकार से उन्होंने मदद मांगी थी, लेकिन भारत ने बोला कि हम आपको युद्ध में मदद नहीं कर सकते हैं, आप हमसे हथियार खरीद लीजिए, वो हम आपको बेचेंगे। तो आर्मेनिया जो है बहुत सारे हथियार खरीद रहा है भारत से। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए था। अब चलते हम देखते हैं अजरबैजान का मैप देखते हैं जरा। ओके, देखिए ये है अजरबैजान का मैप, ध्यानपूर्वक देखना है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके पड़ोसी देशों का नाम पूछा जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर ये बाकू है और ये कैस्पियन सागर है, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है पूरा, ये कैस्पियन सागर है और इसी के तट पर इसकी राजधानी है बाकू। ये देखिए यहाँ पर है नागर्नो कराबाख, यहाँ पर देखिए आर्मेनिया देश है। आर्मेनिया देश के अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आर्मेनिया जो देश है उसके तीन तरफ से घिरा हुआ है कौन? तो नागर्नो कराबाख। इसी इलाके को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया लड़ रहे थे। अब ये कहाँ पर चला गया? तो ये चला गया, एक मिस्टेक की मैंने, फिर से मैं सुधार करके बताता हूँ आपको, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये है नागर्नो कराबाख का इलाका। ओके, ये है नखचीवन का इलाका, नखचीवन। ये दुनिया के सबसे स्वायत्त और खूबसूरत जगहों में से एक शामिल है नखचीवन। अजरबैजान का यहाँ पर शासन है, लेकिन मूल रूप से बिल्कुल देश से कटा हुआ भाग है। देख सकते हैं अजरबैजान यहाँ है, ये नखचीवन है। बहुत ही खुशहाल जीवन जीते हैं यहाँ के लोग। नखचीवन का दुनिया में सबसे कम एक्सप्लोर जगहों में से एक है, दुनिया में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है। ये देखिए नागर्नो कराबाख का इलाका, इसी को लेकर विवाद था। नागर्नो कराबाख में आर्मेनियाई मूल के ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल रूप से किसके तहत था? तो पॉलिटिकल रूप से ये अजरबैजान के तहत था और इसी को लेकर झंझट था, वाद विवाद था। अब लड़ाई होने के बाद संपूर्ण रूप से इस पर किसने कब्जा कर लिया है? इस पर अजरबैजान ने कब्जा कर लिया है। अजरबैजान के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो रूस है, जॉर्जिया है और आर्मेनिया है।
ईरान है अजरबैजान के पड़ोसी देश, इधर से कैस्पियन सागर बहती है, कैस्पियन सागर है यहाँ पर। आर्मेनिया की किस किस से बॉर्डर लगती है? एक लगता है जॉर्जिया से, अजरबैजान से, ईरान से और तुर्की से। ओके, ये ध्यान में रहेगा दोनों की सीमाएं। आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान और अजरबैजान की राजधानी है बाकू। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। नागोर्नो कराबाख कहाँ है? तो ये है नागोर्नो कराबाख, ये नखचीवन, नखचीवन कहा जाता है। बेहतरीन जगह है दुनिया की घूमने फिरने के लिए। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। क्यों? क्योंकि अपने पड़ोस में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण से ये इंपॉर्टेंट है। क्या घटनाएं हुई हैं? श्रीलंका मूव्स टुवर्ड RCEP, बांग्लादेश इन क्यू, बांग्लादेश भी लाइन में लगा हुआ है और जो श्रीलंका है वो भी RCEP को ज्वाइन कर रहा है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP। भारत ने 2019 में इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया था। भारत इसका वार्ताकार था बहुत पहले से, जब इसका बातचीत चल रहा था तब से भारत इसका बातचीत में शामिल था, लेकिन 2019 में हमने अंततः फैसला लिया कि नहीं, हम इससे नहीं जुड़ेंगे। RCEP क्या है, भारत इससे क्यों नहीं जुड़ा और श्रीलंका के जुड़ने से क्या हो सकता है, इन सभी चीज़ों को ज़रा ध्यानपूर्वक देख। RCEP का फुल फॉर्म तो सबसे पहले पता चल गया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदार, आसियान के 10 देश, आसियान के जो 10 देश हैं प्लस अब ये 5 देश जो एक्स्ट्रा हैं इनके नाम ध्यान में रखें क्योंकि यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड द्वारा अपनाया गया कि मुक्त व्यापार का समझौता है, यानी कि भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में जहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर आसियान के देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सब जो देश हैं, म्यांमार, ये सब के सब आसियान में शामिल हैं और इनके अलावा 5 और देश शामिल हैं। अब देखिए, भारत इसमें इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि इसमें चीन शामिल था। भारत का व्यापार घाटा वैसे ही बहुत ज़्यादा है चीन के साथ, और अगर हम फ्री एक ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल हो जाएंगे, यानी कि हम उस पर थोड़ा सा भी और नहीं लगाएंगे कस्टम ड्यूटी वगैरह, तो चीन के सामान सारे भारत के मार्केट में भर जाएंगे और भारत का अपना व्यापार जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं जहाँ पर कृषि आधारित जो उद्योग है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और बहुत ही ज़्यादा उन्नत अवस्था में है। इतनी उन्नत अवस्था में है कि हेलीकॉप्टर से वो लोग खेत देखने जाते हैं अपना। तो वो ऐसे किसानों से अगर हम अपने देश के किसानों का कंपटीशन करवाएंगे तो हमारे देश के किसान जो है वो विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। हमारा जो अपना लोकल मार्केट है वो तबाह हो जाएगा, लोकल जो हमारे व्यापारी हैं, किसान हैं, वो तबाह हो जाते हैं इसके कारण से। तो 2019 में हमने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि चीन जो है वो इस ट्रेड डील में शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम वैसे कर सकते हैं ट्रेड और उसके साथ हमने इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी की है, लेकिन हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ऑस्ट्रेलिया के साथ शामिल नहीं हो सकते। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि हमारा अपना जो मार्केट है वो ख़राब हो जाएगा। RCEP देश विश्व की 1/3 आबादी और वैश्विक GDP का 30% हिस्से, लगभग में 26 ट्रिलियन से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। 30% हिस्सा जरूर ध्यान में रखिएगा। RCEP का अवधारणा नवंबर 2021 में आयोजित 11वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की गई। 2012 में कंबोडिया में आयोजित 12वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान इस समझौते की प्रारंभिक वार्ताओं की भी शुरुआत हो गई थी। RCEP की प्रारंभिक वार्ताओं की भी शुरुआत हो गई थी, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए क्या है। भारत के साथ अन्य 15 सदस्यों द्वारा इस समझौते पर 2019 में हस्ताक्षर किए जाने का अनुमान था, परंतु भारत द्वारा नवंबर 2019 में इस समझौते से स्वयं को अलग कर लिया गया। भारत ने 2019 के नवंबर में अंततः बोला कि नहीं भाई साहब, आप लोग करो समझौता, हम नहीं शामिल होंगे। ओके, और बाकी 15 देशों द्वारा RCEP पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत का आसियान के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन हम भारत RCEP में शामिल नहीं हुआ। व्यापार घाटा एक बड़ा कारण था। कौन सा कारण था? एक सबसे प्रमुख तो एक व्यापार घाटा था। केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार मुक्त व वैश्विक अर्थव्यवस्था के नाम पर भारत विदेश से सब्सिडी युक्त उत्पादों का आयात व अनुचित उत्पादन लाभ की गतिविधियों को अनुमति दे दी गई है, तो इसके कारण भी नहीं हुआ। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में RCEP के 11 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार घाटे में रहा है। RCEP में जो 15 देश हैं उसमें से 11 के साथ हमारा व्यापार घाटा है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अगर हम शामिल हो जाते तो बाकी जो 4 हैं उनके साथ भी हमारा व्यापार घाटा हो जाता। समझ रहे हैं ना, इसलिए हम शामिल नहीं हुए। स्थानीय उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए RCEP समझौते के तहत सदस्य देशों के बीच वस्तुओं का आयात पर लगने वाले टैरिफ 92% तक कम करने की बात की गई थी। इतना अगर हम टैरिफ कम कर देंगे तो चीन का जो आज सामान चाइनीज आपको फ़ोन मिलता है 10,000 रुपये का, वो पता चला कि 5,000 रुपये मिलने लगे। तो भारत के जो फ़ोन निर्माता है, भारत में जो फ़ोन बनता है, वो सब के सब बर्बाद। उदाहरण के लिए आयात शुल्क में कटौती से भारत के कृषि, डेयरी उत्पाद, अन्य सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम जो MSME हैं वो तबाह हो सकते थे।
गौरतलब है कि वर्ष 2019 से भारत में डेयरी उत्पादों के आयात पर औसत लागू टैरिफ 34.8% है, जबकि औसत बाध्य टैरिफ 63.8% रहा। भारत में दुग्ध उत्पादन उद्योग छोटे स्तर पर परिवारों द्वारा पाले गए पशुओं के योगदान संचालित होता है, और जैसे ही इसमें ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल होते तो क्या हो जाता, ये जो लोकल हमारे किसान हैं इनकी किस्मत फूट जाती, ये बर्बाद हो जाते बेचारे। तो ये कुछ थे। अन्य मतभेद भी हैं। इसके अतिरिक्त भारत द्वारा उठाए गए कई मुद्दे जैसे आयात की सीमा, उत्पादन के उत्पत्ति का स्थान, यानी कि उत्पादन कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन कहाँ है किसी भी सामान का, इसका सिद्धांत, डेटा सुरक्षा आधार वर्ष आदि पर सहमति नहीं बन पाई, इसलिए भारत ने इसको राम राम बोल दिया। गौरतलब है कि आरसीईपी समझौते के द्वारा भारत द्वारा रूल ऑफ ओरिजिन, यही पूछा गया था आपसे, को सख्त बनाने और ऑटो ट्रिगर तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया था। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। रूल ऑफ ओरिजिन तो पता ही है कि वो उत्पाद जो है वो बन के कहाँ से आ रहा है, इस चीज़ पर ध्यान दिया गया था, लेकिन इस चीज़ को नकार दिया गया। इसके कारण से भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण से भारत आरसीईपी का हिस्सा कभी नहीं बना और अब भी नहीं बनेगा। लेकिन हमारे बगल में पड़ोसी श्रीलंका इसका हिस्सा बनने जा रहा है, और बांग्लादेश भी लाइन में है कि हम भी इसका आरसीईपी का हिस्सा बनेंगे। आरसीईपी के बारे में आपको पता होना चाहिए था, मैंने बता दिया है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, भारत क्यों नहीं शामिल हुआ ये भी आपको मैंने बता दिया है। अगले टॉपिक पर देखते हैं क्या है अगला देखिए, केवल पीटी फैक्ट के लिए आज समझा रहा हूँ आपको, बाकी डिटेल में इसका हम लोग किसी अलग वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। व्हाई फ्रेंच एआई फर्म मिस्ट्रल्स लैंग्वेज मॉडल डिवाइड द डेवलपर कम्युनिटी। फ्रांस का एक एआई फर्म है जिसका नाम है मिस्ट्रल्स। इसने एक लैंग्वेज बनाया है एआई के लिए, जिसको लेकर कम्युनिटी डिवाइडेड हो गई डेवलपर्स की। और देखिए आप, एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखना है। क्या है वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM। ओके, LLM क्या होता है, LLM के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो आज समाप्त कर लेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग कहाँ पर आएंगे अगले वीडियो में, या किसी दिन इस पर अलग से मुझे वीडियो लेना पड़ेगा क्योंकि साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये LLM। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। चैट GPT या जितने AI चैट बोट आप देखते हैं जो सीखते हैं वो सब के सब LLM का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में इससे बड़ा रिवोल्यूशन आज से पहले नहीं आया था जितना अभी LLM चल रहा है। LLM के आधार पर ही जो AI के जितने भी फंक्शंस आजकल आप देखते हैं, सीखने वाला और आपको रिप्लाई करने वाला या आपके लिए आंसर करने वाला या यूनिक जो वो बनाते हैं हर चीज़ को, वो LLM ही उसके पीछे काम करता है। देखिए यहाँ पर LLM क्या होता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का एक टाइप होता है, that has been trained on vast amount of text to understand existing content and generate original content। ये जो लैंग्वेज AI का एक टाइप होता है जो क्या करता है, जिसको बहुत सारा इनपुट पहले ही दिया था। ट्रेंड का मतलब होता है कि उनको पहले ही बहुत सारा इनपुट दिया गया है, उसके आधार पर वो क्या करते हैं, अपनी समझ बनाते हैं, और समझ बनाने के पश्चात आपको क्या देते हैं, एक रिप्लाई देते हैं, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करते हैं। जब आप उनको बोलते हैं निबंध लिखो या जब आप उनको बोलते हो कि हमारा आंसर दो, तो तब वो ओरिजिनल कंटेंट जो क्रिएट करते हैं वो यही LLM के आधार पर क्रिएट करते हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको इतना ही समझना चाहिए क्योंकि इतना ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। इससे ज़्यादा के लिए हम लोग डिटेल वीडियो पढ़ेंगे और वहीं पर इसको पढ़ेंगे। 23 मिनट में मैं न्यूज़पेपर डिस्कशन समाप्त कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट न्यूज़ सारे आपको कवर करवा दिए हैं। RCP वगैरह सब ध्यान में रखिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।